कौन सी सेक्शन पे आ गए? और सेक्शन 2 कंप्लेंट तक हो चुका था, 2H तक हो चुका था, अब 2I यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आ गया था। सेक्शन 2I इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, pictorial information or video content transmitted or transferred whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person by means of an electronic device including a telephone, mobile phone or other wireless telecommunication device or a computer or a audio video player or a camera or any other electronic device or electronic form as may be specified by notification by the central government. Any communication, written, verbal, pictorial information और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को द्वारा भेजा गया हो, किसी भी डिवाइस से भेजा गया हो, वायरलेस कम्युनिकेशन से भेजा गया हो, ऑडियो, वीडियो, प्लेयर, कैमरा, किसी भी डिवाइस से, ठीक है ना, या कोई अन्य गैजेट से नोटिफिकेशन से ये डिवाइस को भी ऐड कर दें या इस कम्युनिकेशन को भी ऐड कर दें तो वो सब इसमें शामिल हो जाएगी। ठीक है, पहले शामिल नहीं थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि शामिल नहीं होने के बाद भी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इतनी आ गई थी कि उन सब चीज़ों को एडमिट करना पड़ रहा था, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से और कई इंटरप्रिटेशंस के माध्यम से तो आप कर लेते थे। अब इनने यहाँ पे क्या कर दिया, इनने प्रॉपर डेफिनेशन दे दी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुरानी CRPC में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में बात नहीं थी, मिलेगी तुम्हें, है ना। Section 2J High Court means in relation to any state the High Court for that state. Second, in relation to a union territory to which the jurisdiction of the High Court for a state has been extended by law that High Court. Third, in relation to any other union territory, the highest court of criminal appeal for that territory other than Supreme Court of India. छोड़ो आगे आगे आओ। 2K inquiry means every inquiry other than a trial conducted under this संहिता by a magistrate or a court. मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया को अगर अपना के कोई कार्य किया जा रहा है ट्रायल को छोड़ के, तो वो इंक्वायरी होगी संहिता के अंतर्गत। अब इंक्वायरी कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है, तुम लिख लो। सबसे पहले तो इंक्वायरी इनटू द ट्रुथ ऑफ इंफॉर्मेशन, कई बार सत्य की जानकारी करने के लिए भी इंक्वायरी बिठाई जाती है। दूसरा, डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, ठीक है, जो तुम पुरानी CRPC की 135-45 है, इसकी अपन देखें कौन सी धारा है। उसमें अगर कोई क्या कहते हैं झगड़ा है ना, कोई ज़मीन को संबंधित और कोई पानी के यूज़ को संबंधित को लेके, तो उसके लिए फिर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है, ठीक है ना। फिर जो प्रारंभिक इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है वो भी इंक्वायरी इसी में शामिल है ना। इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाई जाती है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट अमूमन बनती है जैसे कि कोई की डेथ हो गई, ठीक है, हाँ, और डेथ ऐसी मतलब परिस्थितियों में हुई है कि उसकी जानकारी लेने के लिए आपको ज़रूरी है, मतलब सस्पिशियस नेचर की उनकी वो है ना, वो एक्सीडेंट है या वो इंसिडेंट है, तो फिर इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनती है, तो वो भी मजिस्ट्रेट बनाता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये इंक्वायरीज है, तो इनको क्या बोला जाएगा, इनको भी इनको इंक्वायरी कहा जाता है। अब आ जाओ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, दिया है इन्वेस्टिगेशन पे। And investigation includes all the proceeding under this संहिता for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. देखो, मजिस्ट्रेट को छोड़ के या ऐसा व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किया गया, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट कभी भी नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेशन मतलब देखो इस संहिता के अंतर्गत क्या माना जाएगा, कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर, सारे सबूत को इकट्ठा करने का, कोई भी जब घटना होती है या उसकी सपोज कंप्लेन होती है या उसकी FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होने के बाद जितनी भी प्रक्रिया है सबूत इकट्ठा करने की, जानकारी इकट्ठा करने की, वो सब इन्वेस्टिगेशन कहलाती है, ठीक है। ये जनरली पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाती है, लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर कोई भी कार्य किया गया है तो वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं आएगा, लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा,
ठीक है. ठीक है ना? Explanation. Where any of the provision of a special act are inconsistent with the provision of this Sanhita, the provision of the special act shall prevail. अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि स्पेशल एक्ट अगर कुछ कहता है, ठीक है भाई, इस संहिता में सपोज इन्वेस्टिगेशन को ये लिखा हुआ है कि ऐसी ये इन्वेस्टिगेशन मानी जाएगी। अब कोई स्पेशल एक्ट में लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन अगर ये है, इस नेचर की है, स्पेसिफिक 1 2 3, तो अगर वही इन्वेस्टिगेशन मानी गई है तो फिर इस संहिता में इन्वेस्टिगेशन को नहीं माना जाएगा, स्पेशल एक्ट वाली इन्वेस्टिगेशन अगर को मजिस्ट्रेट को बोल दी कि वही करे तो वो करेगा. हाँ, तो मतलब कोई भी एक्सेप्शनल केस हो सकता है, ठीक है कि भैया आप इन्वेस्टिगेट, यहाँ पे लिखा पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है। अब XYZ कोई स्पेशल लॉ अगर ये कहता है कि नहीं ये भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो फिर वो जो स्पेशल एक्ट है उसको माना जाएगा। आया समझ में? बेसिकली जनरल रूल भी बता दे रहे हैं कि अगर कोई स्पेशल एक्ट होता है और जनरल एक्ट होता है तो स्पेशल एक्ट प्रिवेल करता है जनरल एक्ट के ऊपर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये भी मेंशन है कि अगर कोई क्रिमिनल प्रक्रिया में कोई अन्य प्रकार से कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है तो CRPC अप्लाई होगी, अपन पढ़ चुके हैं, हाँ सर, है ना? M. Judicial proceeding includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. ठीक है, शपथ पर विधिक रूप से जब भी एविडेंस लिए जाते हैं तो उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है। ठीक है, ठीक है ना? जुडिशियल प्रोसीडिंग को तुम अगर बिल्कुल जनरल तरीके से समझोगे तो कोर्ट की प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग है, बिल्कुल सामान्य तरीके से समझोगे तो। अब तुमको एक और बात बता दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग केवल कोर्ट की, कोर्ट कोई भी हो सकती है, ठीक है ना? आया समझ में? भाई मजिस्ट्रेट की कोर्ट भी कोर्ट होती है तो वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी, yes, sir. आपको ये समझना पड़ेगा। आया समझ में? Yes, sir. ऐसा नहीं है कि तुमने देखा कि जो जज बनते हैं उनकी जो कोर्ट होगी तो वही जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी, उनके कोर्ट में अगर ये सबूत की बातचीत होगी XYZ होगा तो नहीं। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट भी बैठती जनरली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट हर दिन नहीं होती है, ये तुमको बता दे रहे हैं, 1-2 दिन लगती है प्रैक्टिकली, क्योंकि उनके पास अन्य काम भी होते हैं, है ना? तो ये 145 के विवाद या ये जो XYZ ये ज़मीन के विवाद हो गए, जिन पे देखो ज़मीन का विवाद हो गया, कोई चीज़ के यूज़ का विवाद हो गया, किसी प्रॉपर्टी के जगह से जाने का विवाद हो गया। अब भाई प्रथम दृष्टया ये विवाद सिविल विवाद है, मतलब ये सिविल डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन इनसे अगर जो पब्लिक ऑर्डर है Breach of peace हो रहा है. वो अगर गड़बड़ा रहा है या ब्रीच ऑफ पीस है ना, शांति भंग हो रही है, तो उन केसेस में क्या होता है, उन केस में मजिस्ट्रेट हस्तक्षेप करता है। अब मजिस्ट्रेट हस्तक्षेप करके ये भी बोल सकता है कि भैया नहीं, जब तक ये डिस्प्यूट पूरा सॉल्व नहीं हो पा रहा है यही इधर पे रहेंगे, आप नहीं रहोगे और ना आप दखल दोगे। ठीक है, आया समझ में? तो अब ऐसे मसले को भी अगर कोर्ट में सुना जा रहा है तो वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग ही होगी भाई साहब, ठीक है ना? क्योंकि उस दिन वो कोर्ट के रूप में बैठेगी आपको सुनने के लिए, अच्छा, आपसे बकायदा डॉक्यूमेंट्स लेगी, बकायदा वो इंक्वायरी के लिए भेजेगी, तो ये सब जो आदेश होंगे वो कोर्ट के आदेश हैं, ठीक है ना? उस दिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट बैठती है। आया समझ में? Yes, sir. And local jurisdiction in relation to the court or magistrate means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his power under this Sanhita, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specify. देखो प्रैक्टिकली लोकल जुरिस्डिक्शन को समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस क्षेत्र अधिकार में विवाद हुआ हो या कोई इशू हुआ हो, इशू कैसे हुआ हो कि भाई सपोज किसी थाना क्षेत्र में इशू हुआ, ये भी जुरिस्डिक्शन है कि भैया इस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में कोई अपराध हुआ है तो वो थाना क्षेत्र लगेगा। ठीक है, आया समझ में? yes, sir. अब तुम उसको थोड़ी और बड़े स्टेज पे देखोगे तो जिस प्रभार के रूप में भी जुडिशियल ऑफिसर्स को दिया जाता है कि भैया कोई जो इस थाने के डिस्प्यूट आप आप देखोगे, देखेंगे, इस थाने का डिस्प्यूट आप देखोगे, तो जब भी तुम कोर्ट में कोई कंप्लेन अपन प्रैक्टिकली डालने जाते हैं ना, हाँ, सर. तो वहाँ जहाँ प्रेजेंटेशन सेक्शन में जाते हो वो आपको बता देगा कि ये वाली थाने का थाना क्षेत्र लगेगा, है, ये वाले कोर्ट में लगेगा, हाँ सर, मतलब इन जज साहब के पास जाएगी आपकी फाइल, तो वो भी उनका क्षेत्र दिखा। लोकल जुरिस्डिक्शन बेसिकली किसी इश्यू का जुरिस्डिक्शन की बात हुई, यहाँ पे देख लो ये लिखा भी हुआ, in relation to court or magistrate means local area within which court or magistrate may exercise all or any of its powers under this संहिता। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उस मजिस्ट्रेट को उस थाना क्षेत्र के एरिया के या उस जगह के एरिया की पावर है,
वहाँ पे भी कोई अपराध घटित होता है तो कॉग्निजेंस लेने की पावर हमारी है, क्योंकि तुम 190 या जब पुरानी सीआरपीसी की 190 आने वाली सेक्शन जौन सी भी होगी अपन देख लेंगे, उसमें ये मेंशन है कि भैया सबसे पहले कॉग्निजेंस कौन लेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेगा। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तो किसी जिले में बहुत सारे हो सकते हैं, तो पर्टिकुलर थाना क्षेत्र का जो मजिस्ट्रेट ऑथराइज होगा वो उसका कॉग्निजेंस लेगा। आया समझ में? इसे लोकल जुरिस्डिक्शन बोलोगे आप। यस सर। ठीक है ना, प्रैक्टिकली यही होता है। यस सर, समझ गए। ओ, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड ए नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस में क्या अंतर है सर? एज सच कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है। अब इनने इसको बहुत अलग से कैसे डिफरेंशिएट किया हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चाहे कॉग्निजेबल केस हो, पुलिस ऑफिसर बिना अथॉरिटी के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के परमिशन के अरेस्ट कर सकता है, मतलब वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है। देखो वहाँ लिखा होगा, मीन्स एन ऑफेंस and non-cognizable case means offense for which, and non-cognizable case means a case in which police officer has no authority to arrest without warrant। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल केस में या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं होती कि बिना वारंट के अरेस्ट कर सके। ठीक है ना। P, notification means a notification published in the official gazette। Q, offense means any act or omission made punishable by any law for the time being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। कॉग्निजेबल केस पढ़ लिया अपन ने। कॉग्निजेबल केस आ गया सर। कॉग्निजेबल नहीं, कॉग्निजेबल अपन ने पढ़ लिया पहले बी में, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है। Q, offense means any act or omission made punishable by any law for the time being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। ये क्यों लिखा है सर अभी तक सेक्शन 20 Cattle Trespass Act अलग से इधर? एक मिनट रुक जाओ। क्यों ऑफेंस देखो स्पेसिफिक सेक्शन जोड़ दिए तो उसको अपराध मानेंगे, खत्म बात। नहीं तो ये सेक्शन 20 भाई देख, कैटल ट्रेसपास एक्ट खोलो जल्दी, तुम्हें इसका आंसर अब भी देते हैं। आ जाओ यहाँ। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर एनी टाइम बीइंग इन फोर्स। अब एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स में सबको ही कानून आ जाएंगे। सबसे पहले तो तुम ये समझो, जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये बता रही है कि भारतीय न्याय संहिता में जितने भी अपराध हैं वो तो शामिल ही हैं, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एक्साइज एक्ट, दुनिया एक्ट, जमाना एक्ट, जितने भी कानून हैं जिनमें कोई अपराध वर्णित है और उसको पनिशेबल बनाया गया है, तो वो सारे एक्ट और ओमिशन क्या माने जाएंगे, अपराध माने जाएंगे, ऑफेंस माने जाएंगे। ठीक है ना। उसमें सेक्शन 20 इसलिए जोड़ा हुआ है, तब से ही जुड़ा हुआ है। क्या है कि अगर कोई कैटल क्या कहते हैं, मतलब कोई मवेशी या कोई एनिमल कह लो जिसको आपने सीज कर लिया है इलीगली, ठीक है ना, अगर आपने उसको सीज कर लिया है तो ये बोलता है कि आप मजिस्ट्रेट से उसको छुड़वा सकते हो। ठीक है ना, है ना, क्योंकि जब आपको पता है कि इलीगली सीज किया गया है तो और आप उसको छुड़वा सकते हो। अपराध इसलिए माना है कि भैया ये है तो पनिशेबल, क्योंकि अगर इलीगली आपने किसी एनिमल को या कोई कैटल को आपने सीज कर लिया तो वो अपराध माना जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो आप फाइन वाइन भर के छूट सकते हो। कोई बहुत मेजर अपराध नहीं है, पर हाँ उसको आज भी अपराध की श्रेणी में इसलिए लाया गया है क्योंकि पहले जो था बेसिकली जानवरों से ही बहुत सारे कामकाज होते थे। ये आज का तो है नहीं, ये कानून देखो 1871 का कानून है। 1871 में ऐसी व्यवस्थाएं थी नहीं, और आज भी अगर आप गांव क्षेत्र में जाओगे, ग्रामीण प्रदेश में जाओगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आज भी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जहां पे जानवर का उपयोग किया जा रहा है। अब अगर उसको कोई इलीगली सीज कर लेगा तो वो अपराध माना जाएगा। ठीक है ना, मतलब एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम छोड़ नहीं सकते आज भी, है ना। तो ये उनके लिए भी है, ये स्पेसिफिकली कर दिया। एग्जैक्टली, तब भी था आज भी है।
क्योंकि क्या पता सर ये टाइम बीइंग एनफोर्स ना हो कैटल ट्रेसपास एक्ट आज भी नहीं बिल्कुल है। अभी भी। हम्म। ठीक है। आर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स when the officer in charge of a police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duties. The police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable or when the state government so direct any other police officer to present. देखो पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी है, सपोज टीआई को मान लो, थाना इंचार्ज है। थाना इंचार्ज अगर उस दिन एब्सेंट है तो भैया उसके जस्ट नीचे का जो रैंक का अधिकारी होगा वो उस समय ऑफिसर इंचार्ज कहलाएगा। ठीक है। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कांस्टेबल की रैंक का होगा। कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का अधिकारी क्या होगा? ऑफिसर इंचार्ज होगा। या स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल से बना के बता दे कि भैया ये नहीं, ये होंगे। कांस्टेबल भी रखता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, यही तो बता रहे हैं। वो तो लिख दिया ना उनने कि कांस्टेबल तो नहीं होगा, है ना। तो अब स्टेट गवर्नमेंट नियम भी बनाएगी ना, तो नियम में कांस्टेबल को नहीं रख सकते, क्योंकि कानून क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कांस्टेबल से अब होना चाहिए। तो आप भी उसी ऑफिसर को रूल से बनाओगे ना, ये जो कांस्टेबल से ऊपर का होगा। बस वो बेसिकली क्योंकि क्या होता है कि ड्यूटीज ऐसी होती हैं कि अगर एक अधिकारी नहीं है तो दूसरे अधिकारी को भैया वो संभालना पड़ती है व्यवस्था। तो अब उस समय कौन होगा? तो कोई ना कोई व्यक्ति तो ऑफिसर इंचार्ज चाहिए, तो जो उस समय उस पद पे चार्ज में होता है उस व्यक्ति से वो काम कराए जाते हैं। S place includes a house, building, tent, vehicle and vessel. ठीक है। T police report means a report forwarded by a police officer to a magistrate under subsection 3 of section 193. ठीक है, इसको लोग चालान भी बोलते हैं। इसको चलित भाषा में चालान कहा जाता है। ठीक है ना। के हाँ, बाद पुलिस चालान और चार्जशीट भी कहा जाता है। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? जब पूरे सबूत बबूत बयान दुनिया जमाना इकट्ठे करके जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद कोर्ट के समक्ष क्या होता है? कोर्ट के समक्ष आप अपने पूरे दस्तावेज रखते हो कि साहब ये हमारे द्वारा कंप्लीट हो चुकी है इन्वेस्टिगेशन, अब आप ट्रायल करो कि भैया ये दोषी है कि नहीं है। हमने अपनी तरफ से सारे सबूत दे दिए, हमने अपनी तरफ से सारे बयान ला के दे दिए, हमने अपनी तरफ से सारे दस्तावेज दे दिए, हमने अपनी तरफ से जो वेपन मिले थे वो वेपन दे दिए, जो आसपास के साक्षी से उनके बयान आपको दे दिए। हमने सब व्यवस्था आपको जो यहाँ हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टेज की होती है वो कंप्लीट करके दे दी। अब आपके ऊपर है आपको ट्रायल करनी है, क्योंकि पुलिस का ये काम नहीं। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करके मजिस्ट्रेट के समक्ष दस्तावेजों को, सबूतों को, बयानों को रखना। Yes, sir. U police station means any post or place declared generally or especially by the state government to be a police station and includes any local area specified by the state government in this behalf. ठीक है। पुलिस स्टेशन, अब जिसको पुलिस स्टेशन कह दिया वो पुलिस स्टेशन है, उसमें क्या अलग से पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना। हाँ, यानी कि अपन जो देखते हैं अगर वो मान ली किसी घर को भी कह सकते हैं ना सर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। पुलिस स्टेशन बाकायदा बनते हैं भैया, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। थाना रहता है, थाना इंचार्ज रहता है, उसके लोग रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी भी जगह को थाना कर दिया। ठीक है ना। वहाँ पे कोई है ही नहीं, थाना थोड़ी ना बोल दोगे, है ना। और तुमको बता दें कि थाना एक होता है, तुम ये समझो कि चौकियाँ भी होती हैं, पुलिस चौकी। पुलिस चौकी होती है जो छोटी छोटी जगहें होती हैं ना, जहाँ से स्टेशन दूर है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहाँ पे अगर कोई अपराध होगा तो थाना से सीधे आदमी वहाँ पहुँचेगा, नहीं पहुँच पाता। तो छोटी छोटी चौकियाँ होती हैं, वहाँ पे जो पदस्थ होता है व्यक्ति पुलिस वाला, वो जाता है, वो देखता है और वो जाके बताता है थाना में जाके। पहले वो रिपोर्ट लिख लेता है, ठीक है। वो रिपोर्ट लिख के फिर जाता है थाना। अब थाना में फिर वो बताता है कि साहब ये अपराध हो गया, ये दर्ज करो। अच्छा, आया समझ में। ठीक है सर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर means any person appointed under section 18 and includes any person acting under the direction of a public prosecutor. आगे आ जाओ, पढ़ेंगे अपन आगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? Subdivision means a subdivision of a आगे district. छोड़ दो। Summon case means a case related to an offence and not being a warrant case. हाँ, समन केस और वारंट केस अलग अलग बताए गए हैं आगे BNSS में, तो वो दिखा के बताएंगे। Why? Victim means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission of the accused person and includes the guardian or legal heir of such victim. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में आती है। ठीक है। विक्टिम नहीं ऐड कर दी क्या? नहीं, पहले भी थी विक्टिम। विक्टिम थी नहीं, मतलब विक्टिम के बारे में दिया था, विक्टिम जैसी कोई डेफिनेशन अलग से नहीं थी।
चेक करते हैं अपन। नहीं थी ना, WA में थी ना, सॉरी 2008 से ऐड हुई थी विक्टिम, अच्छा, है ना, पहले भी थी अब भी है विक्टिम। विक्टिम में क्या लिखा हुआ है कि मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड इंक्लूड्स द गार्जियन और द लीगल हेयर ऑफ सच विक्टिम। विक्टिम देखो क्या होता है कि जब कोई अपराध होता है तो अपराध में सपोज एक आदमी है, एक आदमी एक्स ने वाई आदमी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो अब एक्स उसमें एक्यूज्ड हो गया, ठीक है, वाई तो मर गया, लेकिन पीड़ित आदमी कौन है? उसके परिवार वाले, उसके परिवार में उसकी माँ, उसकी बहन, ये पीड़ित लोग माने जाएंगे। किसी के तुमने ऊपर एसिड फेंक दिया, अब एसिड फेंक दिया तो जो जो जिसके ऊपर एसिड फेंका, जिसका चेहरा जल गया, जिसके शरीर का कोई अंग जल गया उस एसिड के फेंकने से, तो वो भी विक्टिम है। विक्टिम मतलब विक्टिम वो व्यक्ति खुद भी हो सकता है जिसके साथ कोई अपराध हुआ है, या उसके घर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है ना। विक्टिम यहाँ पे क्यों दिया है? विक्टिम में यहाँ लिखा है कि जिसको कोई लॉस या इंजरी हुई हो, काहे से? एक्यूज्ड पर्सन के, आरोपी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ हो, तो वो विक्टिम हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दुखी है वो विक्टिम हो जाएगा, नहीं। ये पहले समझ लो कि कोई उस व्यक्ति से, उस अपराध से दुखी है तो विक्टिम। विक्टिम तो ऐसे पूरी सोसाइटी है भाई। अगर अपराध किसी सोसाइटी के खिलाफ हो रहा है, अपराध सोसाइटी, समाज के, स्टेट के खिलाफ होता है, तो स्टेट में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उन सबके खिलाफ अपराध माना जा रहा है, तो वैसे तो सभी विक्टिम है। जो कि हाइपोथेटिकली देखा जाए और प्रिज्यूमेबली देखा जाए तो है, क्योंकि अगर किसी एक्स व्यक्ति का मर्डर हो गया तो भैया समाज में तो वो डर पैदा हो गया ना, तो विक्टिम तो सब हो गए। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए, लीगली, तो नहीं, जिस व्यक्ति के साथ हुआ उसके परिवार वाले विक्टिम माने जाएंगे। क्योंकि बेस ऐसे भी देखोगे ना कि भाई उसका भी रिप्रेजेंटेशन और सबका रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? स्टेट कर रही है। उनकी तरफ से आएगा वकील, उनकी तरफ से प्रोसिक्यूट करेगा, अगर उसने अपराध किया है तो सजा दिलाने में मदद करेगा, सब करेगा वो, है समझ में, क्योंकि उसका वो काम है। यस सर। Z, warrant case means a case related to an offence punishable with the death, imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding 2 years. अब देख लो यहाँ पे वारंट केस क्लियर कर दिया तो तुम्हें समन केस और क्लियर हो जाएगा। वारंट केस का मतलब ये है कि ऐसा कोई अपराध जो क्या मृत्यु दंड से, आजीवन कारावास से या 2 साल से ऊपर के अपराध से दंडनीय है, तो 2 साल से नीचे के जितने भी अपराध होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? समन केस हो जाएंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई। समन केस में क्या बोला गया था? समन केस ऐसे केसेस हैं जो वारंट केस नहीं है। वारंट केस बता दिया तुमको जेड में कि वारंट केस वो है जिसको डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 2 साल से ऊपर के अपराध हैं। तो 2 साल से नीचे के जितने भी अपराध हैं वो सब समन केस है। और 2 साल वाले? 2 साल वाले भी समन केस है। 2 साल से ऊपर यहाँ वाले पे देखो लिखा हुआ है एक्सीडिंग 2 ईयर्स, 2 साल से ऊपर के जितने अपराध हैं ठीक है, वो सब कितने? वो सब वारंट केस माने जाएंगे। सबसेक्शन 2 war words and छोड़ दो, जाने दो, सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ छोड़ो। प्रेफरेंसेस। हाँ पढ़ लो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेफरेंसेस। Unless the context otherwise requires any reference in law to a magistrate without any qualifying word, magistrate of the first class or magistrate of the second class shall in relation to any area be construed as a reference to a judicial magistrate of the first class or judicial magistrate of the second class, as the case may be exercising jurisdiction in such area. भाई किसी क्षेत्र अधिकार की जब बात की जाएगी कि क्षेत्र अधिकार में अगर कोई व्यक्ति ऑथराइज्ड है मजिस्ट्रेट के रूप में, तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास माना जाएगा। ठीक है ना। नहीं तो मजिस्ट्रेट तो बहुत सारे हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी मजिस्ट्रेट ही हैं, लेकिन अगर इंसिडेंट्स और क्षेत्र के हिसाब से अगर आप देखोगे तो फिर आपको यही मानना पड़ेगा, ये सेक्शन 3 बोलता है। आया समझ में? Subsection 2 where under any law other than the same that the function expressly exercisably by a magistrate relates to matter A which involves the appreciation of sifting of evidence or the formulation of any decision which expose any person to any punishment or penalty of or detention in custody pending investigation, inquiry, or trial, or would have the effect of sending him for trial before any court, they shall subject to the provision of this same be exercisable by a judicial magistrate. ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी को डिटेंशन में भी भेज सकता है, कोई पनिशमेंट भी दे सकता है, कोई पेनाल्टी भी दे सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है।
or B, which are administrative or executive in nature, such as the granting of license, the suspension or cancellation of license, sanctioning a prosecution or withdrawing from prosecution, they shall subject to the provision of clause A, B exercised by an executive magistrate. मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूट बेसिकली इनने थोड़ा सा इसमें पहले ये चीज़ नहीं थी, अब इनने इनको क्लियर कर दिया है। ठीक है सर। क्लियर कैसे कर दिया है? नहीं, पहले भी थी यार, सेक्शन सब सेक्शन 4 उसका 4 है 3, ये काय का 4 है, ये है इसमें सब क्लॉज 4 है ना, सब क्लॉज 2 है। सब क्लॉज 2। हाँ, इसमें सब क्लॉज 4 में दिया है। अच्छा ठीक है ना, इनने बता दिया है कि भाई ये अब ये जो चीज़ें करेंगे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का कोई काम है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेंगे। यस सर। ठीक है। सेक्शन 4, ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉज, all offences under the Bharatiya Nyaya Sanhita shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provision hereinafter contained. ठीक है, सारे जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में जितने भी अपराध हैं उनकी इंक्वायरी और ट्रायल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के थ्रू होगी। ठीक। All offences under any other law shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the same provisions, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences. Special वही law. हमने तुमसे क्या बोला था कि अगर कोई कानून है, कोई स्पेशल लॉ है, कोई प्रोसीजर बता रहा है कि भैया इस प्रोसीजर से चलेगा, Sir. तो फिर वो प्रोसीजर अपनाई जाएगी, नहीं तो सीआर क्या कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। Yes, sir. Section 5, savings. Nothing contained in this Sanhita shall, in the absence of a specific provision to the contrary, affect any special or local law for the time being in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form or of procedure prescribed by any other law for the time being in force. ठीक है, क्या है ये? बेसिकली वही कि भैया जो स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, ठीक है ना, तो अगर सीआरपीसी और इनमें कंपैरिजन करोगे कौन प्रिवेल करेगा, तो स्पेशल और लोकल लॉ पहले प्रिवेल करेगा, फिर ये जनरल लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है। ठीक है, सेविंग मतलब वहाँ लागू नहीं होगा। सेविंग मतलब उनको वो क्या कहते हैं अब उसको बेसिकली सेविंग मतलब एक संरक्षण, जो लोकल लॉ है और स्पेशल लॉ है उसको एक संरक्षण दे के रखा है कि भैया जनरल लॉ के कंपैरिजन में पहले आपकी एप्लीकेशन होगी, कुछ इनकन्सिस्टेंसी है तो आपको माना जाएगा, और अगर आपके पास कोई ऐसी प्रावधान नहीं है या कुछ भी नहीं है उसके संबंध में, तो फिर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को देखेंगे। ठीक सर। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चैप्टर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। Section 6, classes of criminal courts. Besides the High Court and the court constituted under any law other than the Sanhita, there shall be in every state the following classes of criminal courts, namely हाई कोर्ट और किसी कोर्ट को जो किसी कानून के तहत बनाई गई हो। बहुत सारी ऐसी कोर्ट्स हैं जो अन्य अधिनियम के तहत बनाई गई हैं। आया समझ में? जुवेनाइल की कोर्ट्स भी हैं, ठीक है ना, प्रिवेंशन की कोर्ट्स अलग से हैं, SC ST के लिए अलग से कोर्ट्स हैं, वो सब ठीक है ना। क्या बोला है कि हाई कोर्ट या कोई ऐसी कोर्ट जो किसी विशेष कानून के द्वारा बनाई गई हो, ठीक है सर, है ना। किसी भी स्टेट में ये वाली कोर्ट तो होंगी ही होंगी। सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन, ये किसी भी जिले की या क्षेत्र की सबसे बड़ी कोर्ट होती है, जिले की कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। दूसरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर जो आखिरी में आते हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो 4 प्रकार की कोर्ट्स होती हैं, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसमें सर एक सवाल है, इसमें हाई कोर्ट को छोड़ा है इन लोगों ने और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ा है, ये क्यों ऐसा कर दिया? देखो वो क्रिमिनल कोर्ट्स, इनको क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में CRPC के तहत नहीं माना गया है। ठीक है। आया समझ में? क्योंकि बेसिकली जितनी ये कोर्ट्स दी गई हैं ना, ये कोर्ट्स ऑफ कॉग्निजेंस हैं। इनको हम मतलब हमें ऐसा समझ में आता है कि भाई कुछ पावर्स हैं जो किसी कोर्ट्स को डायरेक्ट दी गई हैं कि आप ही करोगे, लेकिन हाई कोर्ट है ना, या कोई अदर कोर्ट है, अन्य कोर्ट्स होती हैं वो अलग अलग कानून से तो बनती हैं, उनको आप छोड़ दो क्योंकि वो अलग अलग कोर्ट बने, अलग अलग कानून से बन रही, वो तो रहेंगी, ठीक है। हाई कोर्ट ऐसी कोर्ट है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट नहीं है, उसका ओरिजिनल कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन का किन्हीं केसेस में
क्षेत्राधिकार बिल्कुल है ना। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास अगर जनरली देखा जाए तो फर्स्ट कोर्ट ऑफ कॉग्निजेंस ही है। मतलब कोई भी अपराध का कॉग्निजेंस लेने की पहली पावर तुम समझ लो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, जनरल बता रहे हैं। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो नहीं स्पेसिफाई नहीं है, बता स्पेसिफिक तो है। जैसे जिन कोर्ट में कोर्ट ऑफ सेशन कोई माना है उनमें कोर्ट ऑफ सेशन है भाई। जिन केसेस में जनरली जितने सारे केसेस है उनमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को है, और किन्हीं स्पेशल केसेस में हाई कोर्ट एम्पावर कर सकती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी। हाई कोर्ट करेगी। हाँ कर सकती है कि भैया इनके तुम देख लिया करो, ठीक है ना। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए बता ही दिया, जो हमने बताए थे कि जो कुछ कुछ केसेस होते हैं जिनमें उनको भी कोर्ट के रूप में बताया जाता है ना। कुछ कुछ सेक्शंस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ही पावर दी है तो उनको भी कोर्ट माना गया है, नहीं तो उनकी सुनेगा कौन। आया समझ में। उनके यहाँ सुनवाई हो रही है, उनके यहाँ साक्ष्य रखे जा रहे हैं, उनके यहाँ चीज़ें बताई जा रही हैं, सबूत दे रहे हो, बयान हो रहे हैं। आया समझ में। रिपोर्ट्स लग रही हैं, तो फिर उनको कोर्ट नहीं मानोगे, वो आदेश निकाल देगी तो कौन सुनेगा। अपन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये मान सकते हैं कि उनके पास फर्स्ट कॉग्निजेंस वाली पावर नहीं होती, इसलिए इधर ऐसा अपन नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर तुम पढ़ोगे तो उनके पास फर्स्ट कॉग्निजेंस की पावर किन्हीं किन्हीं केस में यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सब अपीली पावर है, रिविजनल पावर है, अपील रिविजनल की पावर है, और जो इनहेरेंट पावर होती है वो हाई कोर्ट के पास है। अन्यथा हाई कोर्ट के पास ऐसी अलग से फर्स्ट कॉग्निजेंस की कोई पावर नहीं है। समझ गए सर। और इनका एक चीज़ बताइए सर, इनका प्रैक्टिकल जो रहता है कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, इनमें क्या अपील वाला सिस्टम चलता है? और ये डिस्ट्रिक्ट जैसे सेशन है तो स्टेट है, उसमें बहुत सारे संभाग होते हैं, तो जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कितने संभागों में रहेगा? नहीं ऐसा नहीं है। देखो वो प्रैक्टिकल आप बताइए मुझे। हम तो प्रैक्टिकली बता रहे कि देखो हर जिले में सेशन कोर्ट होती है, ये तो हर जिले का ये सीन रहेगा। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि इस जिले में नहीं होती, ठीक है। तहसीलों में भी सेशन कोर्ट बैठती है, जिन्हें आप लोग अपनी सामान्य भाषा में एडीजे बोलते हो, एडीजे कोर्ट, तो वो भी सेशन कोर्ट ही है ना। मतलब बेसिकली क्या होता है कि भाई अब कोई तहसील यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन है आपके ज़िले का पार्ट, वहाँ पे भी जनसंख्या पर्याप्त है। अब राज्य सरकार वहाँ के अपराधों के लिए क्या वहाँ को यहाँ भेजेगी, तो वो सुविधा के लिए वहाँ पे भी कोर्ट स्थापित कर देती है। अच्छा है ना, क्योंकि वहाँ पे एडीजे बैठ रहा है तो वो सेशन कोर्ट भी है, ठीक है ना। क्योंकि एडीजे क्रिमिनल साइड से देखेंगे तो सेशन न्यायालय शासन न्यायाधीश होता है, ठीक है ना, तो वो सेशन कोर्ट है। आया समझ में, तो वहाँ पे भी बैठती है। तो ये बेसिकली ऐसे क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार बांट देते हैं। अब हो सकता है कि पहले कोई कोर्ट ना हो, लेकिन ऐसा होता है कि इस क्षेत्र में अब ये घटनाएं बढ़ गई हैं या इस क्षेत्र की पॉपुलेशन बढ़ गई है, अब यहाँ पे ज़रूरत है, तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे स्थापित कर देगी। क्योंकि कोर्ट को स्थापित, देखो सुन लो, कोर्ट को स्थापित करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, और कोर्ट में न्यायाधीशों को रखने की पावर हाई कोर्ट की होगी। आया समझ में, ये व्यवस्था रहती है। तो जब जब जैसी जैसी जहाँ जरूरत होगी तब तब वैसे वैसे हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती जाएंगी। जजेस का और बताइए मुझे, जजेस की जो हायरार्की होती है थोड़ी सी, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास। देखो जजेस की हायरार्की अगर देखोगे तो सबसे निचले उस पर, अगर इनको छोड़ दोगे, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट को छोड़ दोगे, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देखो क्लासेस ऑफ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जैसे जाते हैं, देखो तुमको उसके हिसाब से तो अगर क्रिमिनल कोर्ट्स पढ़नी है तो ये जो क्रिमिनल कोर्ट्स आपको सेक्शन 6 में दी हैं यही क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से अगर तुम उसको देखोगे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब आपका जो सिलेक्शन होता है बेसिकली किसी भी न्यायाधीश का, तो सबसे पहले पद पे होता है वो होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिविल जज क्लास 2, है ना। इसी को अपन फर्स्ट क्लास की पावर देते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर दे देते हैं। फिर आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट से फर्स्ट क्लास से ऊपर जब आप थोड़ी एक समय हो जाता है, आप थोड़ी प्रमोट हो जाते हो, तो सीजीएम बना दिया जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेसिकली थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखते हैं पूरी कोर्ट्स का, अच्छा, है ना, कि भैया किसके पास डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, कौन से केस किसके पास जाएंगे, कौन सा मैटर किसके पास जाएगा, किसको कहीं ट्रांसफ़र करना है, ये सब देखते हैं। और कुछ पावर्स उनके पास भी होते हैं केस सुनने के, ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप जाओगे तो आपको मिलेगा क्या कहते हैं, हाँ वो कहने के लिए हो गया, तो वो बेसिकली असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज होता है, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो जाता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट जज हो जाता है। और अगर इसको क्रिमिनल साइड पे आप देखते हो
हाँ। तो ये हो जाता है कि असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और सेशन जज, सेशन जज, ठीक। ऐसे हो जाता है। आया समझ में? यस सर, ये होती है व्यवस्था। यस सर, समझ गया सर। सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिवीजन। एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन और shall consist of session divisions, and every session division shall for the purpose of this संहिता be a district or consist of districts। ठीक है ना भाई, कई डिस्ट्रिक्टों की एक सेशन यानी हो पूरी सकती है। स्टेट भी सेशन डिवीजन हो ऐसा होता नहीं है ना बेटा, जब कानून को जरूरत के हिसाब से सोचो। आप ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पूरे 2-3 डिवीजन में एक ही सेशन हो। अब जिस हिसाब से परिस्थिति है हर एक स्टेट की, है ना। सब जैसे ही सबसे छोटे प्रदेश में क्या जिले नहीं होंगे? आया समझ में? ऐसा नहीं है नहीं होंगे, होंगे भाई। गोवा जैसा छोटा वो भी है क्षेत्र जिसमें कुछ बहुत कम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन अगर आस पास की हैं तो हो सकता है एक सेशन बैठती हो सकता है, हम श्योर नहीं है। लेकिन बड़ी जगहों पे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। यूपी में पॉसिबल नहीं, मध्य प्रदेश में पॉसिबल नहीं, पंजाब में, हरियाणा में कितनी सारी जगह पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो वहाँ पे एक सेशन में हमें जब जिले में सेशन न्यायालय है तो डिवीजन में तो तुम बात ही खत्म हो गई वाला सीन है, क्योंकि वो बड़ी संभाग स्तर बड़ा हो जाता है। तो हर जिले में है प्रैक्टिकली देखा जाए तो अपन उस चीज़ को अपन लिटरली या थियोरिटिकली देख ही क्यों रहे। जो अपना जिला एवं सत्र न्यायालय सागर है, इसका जुरिडिक्शन कितना है? सागर ही में कि पूरे? इसका सागर, पूरे सागर क्षेत्र में। और ये रहेली में बहुत बढ़िया, वहाँ पे सेशन न्यायालय बैठती है। अपना यही तो सागर हम तुम्हें संभाग बता रहे हैं। बिल्कुल, हम तुमको क्या वही बता, हमें नहीं पूरा ना। ऐसा नहीं होता। कितना हम अपील इधर होगी? किसकी अपील होगी? नहीं, वो उधर ही तो लग रही है। अगर सेशन ने दिया है तो सेशन की अपील का प्रावधान यही है। तुम ये नहीं भाई, इसका ये मतलब तुमको क्या लग रहा है कि एडिशनल सेशन जज ने दे दिया है और सेशन जज ने दे दिया, वो निर्णय अलग अलग होगा? नहीं, दोनों एक ही पायदान पे हैं, बस उनकी रैंक में एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन उनके पद में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। उसका कारण ये है कि उतनी पावर एडिशनल सेशन जज को है किसी अपराध में सजा देने की, उतनी पावर सेशन जज को भी है, लेकिन वर्ग डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपको ये चीज़ें बनानी पड़ गई। और एक प्रधान न्यायाधीश तो होता ही है किसी कोर्ट में जिसको सब कुछ देखना है, तो वो वैसे देखता है एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो उसके लिए भी बनाया जाता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में हर व्यक्ति एक ही काम कर रहा होता है, लेकिन उसका एक टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है, फिर उसके नीचे की होती है, ऐसे ऐसे हायरार्की सबसे नीचे तक जाती है। तो वो तो सारी जगह पे होता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि केवल एक ही जगह पे अपन ये बात करेंगे। अब अगर सोचो तुम, जैसे तुम कह रहे कि भैया यहाँ पे जिला सेशन न्यायालय है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बैठता है, मतलब सेशन जज बैठता है। अब दूसरे जैसे बंडा हो गया, बंडा एक तहसील है, वहाँ पे भी सेशन जज बैठता है, तो पावर इक्वल है भाई उसकी भी। अच्छा, ये तो स्टेट गवर्नमेंट पे होती है। वो वहाँ पे सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी है, क्योंकि वो उस क्षेत्र का देख रहा है काम। मतलब मुझे जो डाउट था कि जो सेशन कोर्ट है वो जिले या उसमें रहेगी, तो ऐसा नहीं है। ये नहीं, जरूरत ऐसा के नहीं हिसाब है। से वो चलता है। ज़रूरत के हिसाब से, एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा सकती है। और जब स्टेट गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो ये दायित्व किसका आ जाएगा? हाई कोर्ट का, कि भैया वहाँ पे न्यायाधीश को बिठा ले। यस सर। ठीक है। Subsection 2, the state government may after consultation with the high court alter the limits or the number of such divisions and districts। ठीक है, छोड़ो। ठीक है। The state government may, third subsection 3, the state government may after the consultation with the high court divide any district into subdivisions। छोड़ दो, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के पास। आप अपन को तो लीगली चीज़ों को देखना है ना। इस पे क्या लड़ाई होगी? इस पे कोई लड़ाई थोड़ी ना होगी। बढ़ा दिया ज़रूरत के हिसाब से, घटा दिया ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है सर। उसमें अपने क्या लेना देना है यस सर। भाई? अपना तो अपराध होगा, कोई घटना होगी, अपना तो लीगल चीज़ को, अपन को पॉइंट को देखना है ना। यस सर। कल पढ़े? हाँ, हमेशा याद रखना कि अगर कोई तैयारी के हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हो या कोई भी बच्चा पढ़ रहा है या जानकारी के हिसाब से, तो तुमको अपने पॉइंट, तुमको अपनी चीज़ों को देखना है। आया समझ में? ठीक है ना। जैसे आपका अगर लीगल चीज़ से जुड़ा हुआ चीज़ है तो आप उसके लीगल परसेप्टिव को पढ़ोगे, कहीं पे भी किसी भी कानून में उसके लीगल परसेप्टिव कोई देखोगे। राज्य सरकार कर रही नहीं कर रही, ये तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन हो गए ना। आपको अगर धरातल पे जाके देखना पड़ेगा तो आपको तो लीगली चीज़ें देखनी है ना। अगर कोई डिस्प्यूट ऐसा उठता है, मान लो कि भैया किसके पास होगा, तो ये आपके पास तो वैसे ही नहीं आएगा। ये तो वैसे ही चयनित कोर्ट्स हैं,
कि भाई ये मैटर हाई कोर्ट समझेगी या ये मैटर सुप्रीम कोर्ट देखे, ये दुनिया जमाना जो भी है ना। ये प्रथम दृष्टया कोई छोटी कोर्ट होगी उसका मैटर तो ये होगा ही नहीं ना भाई साहब, जब तक कि लोकल क्षेत्र अधिकार से संबंधित नहीं है। ठीक आया समझ में? यस सर इतना है भाई, यस सर ठीक है, इसको खत्म करें। कोर्ट ऑफ सेशन कल